हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर अप्लाइड मैथ थर्ड के फर्स्ट चैप्टर आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस का 9th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 8 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। सारे के सारे लेक्चर बहुत ही बेहतरीन हैं। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी डाल दिया है। आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 3 टॉपिक आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं। तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आगे की जर्नी में आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइनर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या समझाएंगे पहले आपको माइनर्स एंड डियर स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स। ध्यान से समझिएगा, पढ़ना है हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जिसको हम हिंदी में डियर स्टूडेंट्स उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक कहते हैं। ठीक है, उपसारणिक तथा सहखंड बोलते हैं। ठीक है, सहखंड या सहखंड आव्यूह के नाम से डियर स्टूडेंट्स को जाना जाता है। तो आइए हम सभी लोग समझते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, मीन्स उपसारणिक क्या होता है तथा सहखंड क्या होता है। ठीक है, सहखंड बोलते हैं या कहीं कहीं इसका नाम सहखंड आव्यूह भी लिखा रहता है। दोनों चीज़ें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे? सहखंड बोलेंगे, या डियर स्टूडेंट्स इसी को सहखंड आव्यूह भी आप सभी लोग जो है कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखने के लिए पाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे, या शार्ट में इसको हम लोग कोफैक्टर्स के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स ये जान लीजिए, चाहे माइनर्स हों या कोफैक्टर्स हों, दोनों के दोनों केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं, अर्थात वर्ग आव्यूह के ही होते हैं। देखो, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्लोली सारे कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, लेक्चर को ध्यान से समझना। देखो, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। पूरा लेक्चर देखेंगे तब तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बाद में चाहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैंने ये बोला कि माइनर्स हों या कोफैक्टर्स हों, दोनों की दोनों चीज़ें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड करी जाती हैं, किसी और मैट्रिक्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। आप देख पा रहे होंगे कि 2/2 का डियर स्टूडेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें फाइंड क्या करना है इसके लिए? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स या कोफैक्टर मैट्रिक्स भी कभी कभी फाइंड करना होता है। अगर सही से देखा जाए तो ये सहखंड अर्थात कोफैक्टर अलग चीज़ है, कोफैक्टर मैट्रिक्स अलग है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, मैं भी आपको बताता हूँ। आपकी जो बुक है ना उसमें सहखंड आव्यूह के बारे में ही चर्चा किया गया है, सहखंड के बारे में अर्थात कोफैक्टर्स के बारे में चर्चा नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये माइनर अर्थात उपसारणिक निकाले जाते हैं वो किसी भी वर्ग आव्यूह के ही निकाले जाएंगे। किसके निकाले जाएंगे? वर्ग आव्यूह के। और इसके जो माइनर्स होते हैं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी भी चीजें बता रहा हूं। जो माइनर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में उपसारणिक कहते हैं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपसारणिक कहते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स MIJ से दिखाया जाता है। किससे डिनोट करेंगे? MIJ से डिनोट करेंगे। जैसे इसके लिए बात करेंगे तो M11, इसके लिए करेंगे तो M12, इसके लिए बात करेंगे तो M21, इसके लिए बात करेंगे तो क्या होगा? M22। मीन्स जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर्स की बात करते हैं तो रियलिटी ये है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर नहीं निकाला जाता, उसके एलिमेंट्स का माइनर निकाला जाता है। जैसे हम अगर लिखेंगे माइनर ऑफ, ध्यान देना, माइनर ऑफ किसका डियर स्टूडेंट्स? 1 का, तो इसको हम किससे दिखाएंगे? M11 से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम माइनर फाइंड करेंगे, ध्यान दो, माइनर ऑफ अगर हम इसका 3 का फाइंड करेंगे, 3 का, तो इसको हम M12 से दिखाएंगे। अगर हम माइनर ऑफ किसका पता करेंगे, 2 का पता करेंगे, तो इसको हम M21 से दिखाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स अगर हम
माइनर आप 4 पता करेंगे तो इसको हम M22 से दिखाएंगे। ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि माइनर। अब माइनर का मतलब चाहे यहाँ लिख देंगे 1 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक और 4 का उपसारणिक, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया, ये जो मैंने आपको समझाया डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था, एक नोटेशन था, केवल एक लिखने का तरीका, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जिस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना होता है वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा वही उसका माइनर कहलाएगा। जैसे हम 1 का माइनर कहें तो 1 इस रो इस कॉलम में इसको छोड़ दो तो बचा कितना 4, तो M11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 3 की बात करें, 3 जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2, ये हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 2 की, 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। 4 की बात हो रही थी, 4 जिस कॉलम जिस रो में उसको छोड़ दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये ध्यान से आप सभी लोग समझ लीजिए। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया था, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके हमने माइनर्स अर्थात उपसारणिक को यहाँ फाइंड किया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इससे बड़ी कोटि का जो होगा ना उसके लिए भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स, क्या समझ में आ गया, माइनर समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना है, कोफैक्टर्स समझने हैं, कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स जिसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, सहखंडज या सहखंड बोलेंगे, सहखंडज बोल लेते हैं। सहखंडज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो हमारा सहखंडज है उसको हम AIJ से दिखाते हैं और AIJ इक्वल होता है -1 की पावर I प्लस जे और MIJ के इक्वल होता है। ज़रा ध्यान से हमारी बात को समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर है क्या, जो माइनर्स है ना उसके सामने उस एलिमेंट का जब साइन लगा दिया जाता है तो वही कोफैक्टर बन जाता है। जैसे अभी हमें इसके लिए हमें A11 पता करना है तो हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11। तो अब जरा देखो, -1 की पावर 1 प्लस 1 मतलब -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव होगा। M11 की वैल्यू कितनी निकली 4, तो A11 डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही जब A12 आप पता करेंगे, A12 तो क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 हो जाएगा। तो M12 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो A12 की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप A21 पता करेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और M21 हो जाएगा। M21 की वैल्यू कितनी है देखिए 3 है, तो ये इसकी वैल्यू माइनस होगी तो A2n इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स A22 क्या लिखेंगे, A22 तो क्या होगा इसके लिए -1 की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा और M22 लिख दिया जाएगा। तो M22 कितना है 1 और इसका साइन प्लस होगा, तो A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो आपने फाइंड किया था M11, M12, M21, M22 ये क्या थे, माइनर्स थे, उपसारणिक थे इस आव्यूह के। अगर ये उपसारणिक हम निकाल लें तो उपसारणिक को फाइंड करने के पश्चात हम ये जो मतलब माइनर्स क्या होते हैं उनके सामने उनका चिन्ह भी लगा दें अल्टरनेट क्रम में, प्लस माइनस लगता चला जाता है, प्लस माइनस। अब इसका प्लस इस तरीके से देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चिन्ह का नियम क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे होता है ना, तो I प्लस जे इस तरीके से आप चिन्ह लगा देंगे तो फिर वो पता चल जाएगा कि ये कोफैक्टर्स क्या होंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने पता किया है ये सब क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं, ये सब क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उपसारणिक अर्थात माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स अर्थात सहखंडज क्या होते हैं। अभी हमें समझना है सहखंडज आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सहखंड आव्यूह बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको। सहखंड अलग है, सहखंडज अलग है। सहखंड आव्यूह क्या है, ठीक है, सहखंड क्या है डियर स्टूडेंट्स, सहखंड जो होता है वो यह जो आपको सहखंड इसके मिले हैं इससे जो आव्यूह बनता है उस आव्यूह को डियर स्टूडेंट्स हम सहखंड आव्यूह के नाम से जानते हैं। कौन सा आव्यूह बोलेंगे, सहखंड आव्यूह डियर स्टूडेंट्स बोलेंगे। आइए हम लोग लिख लेते हैं सहखंड आव्यूह हमारा क्या होगा। अगर सहखंड आव्यूह हम लिखना चाहें तो बनेगा कितना, A11, A12,
A21 और A22 ये वैल्यू रख देंगे। A11 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आई थी, 4 आई थी। A12 की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है। A21 की वैल्यू कितनी आई, -3 और ये 1। ये आपके सामने जो एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये डियर स्टूडेंट्स कौन सा आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। ध्यान देंगे कौन सा आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है, जिसको हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सहखंड आव्यूह अर्थात कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। कोई डाउट आप सभी लोगों को नहीं होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स कोई लेते हैं थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है, आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए, जैसे हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिया था डियर स्टूडेंट्स, वो मैट्रिक्स 2/2 का था, मतलब सेकेंड ऑर्डर का था। अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स होगा उसके लिए हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 0 7 8 9 ऐसा हम लिख लेते हैं। अब इसके लिए M11 M12 बहुत सारे होंगे, मतलब इसके कितने माइनस निकलेंगे, 9। तो जब M11 पता करोगे तो कैसे, 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बचा कितना डियर स्टूडेंट्स, 5 0 8 और 9। समझ में आ रही बातें, इसको सॉल्व करिए। M11 कितना आएगा, 9 5 जब 45 होगा और माइनस में 0 होगा, तो M11 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 45 डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है बातें। अब ऐसे ही जब आपसे कहा जाएगा M12 पता करिए, तो M12 का मतलब कौन है, 4 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, 2 3 8 और क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, 9 बचेगा। इसको सॉल्व करिए। M12 कितना होगा, 9 2 जा 18 8 3 जा 24, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 मीन्स M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। ऐसे ही A13 A21 A22 मतलब M कहेंगे, M11 M12 M13 ऐसे M21 M22 M23 सारी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब शायद मैंने आप सभी लोगों को प्रोसेस समझा दी है, उस प्रोसेस का यूज़ करते हुए आप माइनर्स को फाइंड कर पाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ में कोफैक्टर्स डायरेक्ट निकालना हो A11 तो हम क्या करेंगे, -A11 का मतलब A1 + 1 होगा और M11 होगा। तो M11 कितना आया है, 45। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी साइन कैसा होगा, माइनस, तो ये मतलब प्लस होगा तो 45 हो जाएगा। तब ये देखिए इसका चिन्ह कैसा होगा, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, ऐसे चिन्ह होता चला जाएगा। तो जब आपको M11 मिल जाएगा तो वैसे आप A12 भी निकाल सकते हैं। जब कभी आपको A12 डायरेक्ट निकालना होगा तो -1 की पावर 1 + 2 लगाइएगा और ये जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ दीजिएगा, 2 3 लिख करके 8 9 लिख देंगे और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो A12 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स कि माइनर्स क्या हैं, कोफैक्टर्स क्या हैं। बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तब भी आप सभी लोग इसको कर लेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स होगा तब भी आप सभी लोग इसको कर लेंगे। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं और अपना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है, ध्यान से टॉपिक को समझेंगे और यार लेक्चर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बड़ी ही मेहनत से आप सभी लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप सभी लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो आपको लगातार लेक्चर मिलेगा और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ जानते हैं सहखंडज आव्यूह। यही डियर स्टूडेंट्स है इम्पॉर्टेंट, क्या है, इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, सहखंडज आव्यूह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हम लोग यहाँ सीखेंगे और इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या नॉर्मली एडजॉइंट मैट्रिक्स ही हम लोग बोल देते हैं। आइए हम समझते हैं क्या होता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स कोई एक मैट्रिक्स ले लें 1 2 4 5, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स के अगर आपको सहखंडों को फाइंड करने के लिए कहा जाए, कोफैक्टर्स को आप फाइंड कर लेंगे और उनके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा जाए तो कोफैक्टर से आप मैट्रिक्स भी बना लेंगे। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी वर्ग आव्यूह का जो सहखंड आव्यूह होता है, उस सहखंड आव्यूह का जब ट्रांसपोज निकाल दिया जाए, मीन्स उसका परिवर्त कर दिया जाए, तो जो आव्यूह मिलता है, तब जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसी को उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। जरा देखें ध्यान से कैसे।
सबसे पहले हम लोग A11 पता करेंगे। अब A11 का चिन्ह कैसा होगा, प्लस, क्योंकि 1 और 1 2 जब इवन होगा तो प्लस होगा, तो ये और ये छूटे कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 5 आएगा। फिर A12 जब पता करेंगे तो 1 और 2 3 मतलब माइनस होगा साइन, तो ये और ये छूट जाएगा, हमारे पास बचे कितना 2, लेकिन लिखा जाएगा -2। अब इसके लिए हम बात करेंगे A21, ठीक है, A21 के लिए ये और ये छूटेगा 4, लेकिन लिखा कितना जाएगा -4, क्योंकि 2 1 1 3 हो रहा है, मतलब ऑड हो रहा है। और जब A22 फाइंड करेंगे तो ये जिस कॉलम में इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, उसकी इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस होगा। तो ये आपको मिल गया। अब हम यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स सहखंड आव्यूह, ध्यान दो क्या लिखेंगे, सहखंड आव्यूह डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे। जब सहखंड आव्यूह लिखेंगे, सपोज करो उसको हम B से दिखा देंगे तो वो बनेगा क्या, ऐसे लिखा जाता है ना A11 A12 A21 A22। ध्यान दीजिए सहखंड आव्यूह जो हमें यहाँ फाइंड होगा वो क्या होगा 5, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स -2, उसके बाद यहाँ आएगा -4 और फिर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये क्या बना, ये सहखंड आव्यूह बन गया। अब जो सहखंडज आव्यूह होता है उसको डियर स्टूडेंट्स ऐसे ADG ऐसे ADJA लिखा है तो उसको एडजॉइंट A पढ़ा जाता है, और ये जो होता है वो B के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ट्रांसपोज करना तो आप लोग जानते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो अब जब यहाँ पर हम एडजॉइंट A पता करेंगे तो एडजॉइंट A कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मीन्स 5 -2 और ये क्या होगा -4 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको यहाँ से डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एडजॉइंट A की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स था। ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है। 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स होगा तब भी उसके एडजॉइंट को फाइंड करने की जो तरीका होगा, जो मेथड होगा डियर स्टूडेंट्स वो यही होगा। ठीक ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। क्या क्या बता दिया मैंने आप सभी लोगों को, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि सहखंडज आव्यूह अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये हमने आप सभी लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया था डियर स्टूडेंट्स वो क्या था, 2x2 का था। अब कोई एग्जाम्पल मैं 3x3 का लेता हूँ और आपकी बुक से ही लेता हूँ और उसका मैं सहखंडज निकाल के डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को दिखाता हूँ और आप सभी लोग उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे A हम ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 0 0, ठीक है, 2 5 8 3 7 और 9। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें करना क्या है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। चले स्टार्ट करें। A11 चिन्ह कैसा होगा, प्लस में, यहाँ पर ये और ये छूटेगा 5 8 7 और 9 लिख लीजिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स A12 चिन्ह कैसा लग जाएगा, सामने माइनस, ये और ये छूटेगा तो 0 0 और 7 9 यहाँ पर लिखा जाएगा। बात को ध्यान से समझते चलना। अब बात आएगी डियर स्टूडेंट्स A13 की ना, A13 कैसा होगा, प्लस होगा, ये और ये छूटेगा तो 0 0 और 5 और 8 लिखा जाएगा। अब बारी आएगी A21 की, इसका चिन्ह माइनस में होगा तो A21 का मतलब ये और ये छूटेगा 1 0 2 और 9 आएगा, नहीं 2 1 है, मतलब ये और ये छूटेगा, 2 आएगा 8 आएगा 3 आएगा और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 9 आएगा। ध्यान समझते चलना। इसके बाद बारी आएगी A22 की। A22 का मतलब ये और ये छूटेगा, मतलब 1 आएगा और 0 आएगा, ठीक है, 1 और 0 और उसके बाद 3 और 9। इस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा। ध्यान समझ चलना, अभी समझ में आ जाएगा। A23 की जब हम बात करेंगे तो इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस में होगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा तो 1 0 और 2 8 आएगा, ठीक है, 1 0 2 और 8 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स A31 की। A31 हमें क्या मिलेगा, ये और ये छूट जाएगा तो मिलेगा 2 और 5 3 और 7 प्लस में ही रहेगा। उसके बाद A32 की बात करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस लगेगा, ये और ये छूट जाएगा, ये और ये छूटेगा तो 1 0 3 और 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 0 3 और डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यही हम A33 भी लिख देते हैं।
A33 जब लिखेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, 1 0 2 और 5 आएगा, 1 0 2 और डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 5 आएगा। अब इसकी सारी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 9 5 45 और 7 चौक 28, 45 में से डियर स्टूडेंट्स 28 घटा दीजिए, 15 में से 7 आएगा, यहाँ 17 आएगा ना, 17 8 60, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। A12 0 0 कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। A13 आपको पता करना है, यहाँ भी 0 आ जाएगा। A21 आपको पता करना, अब देखो यहाँ माइनस लगाना था, हम लगाए नहीं, 9 दूना 18 8 3 24, 18 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 6, लेकिन माइनस लगा है, माइनस में आएगा, 9 दूना 18 में से 24 घटाओगे जब तो -6 आएगा, लेकिन ये +6 कर देगा, ठीक है, ये +6 हो गया। अब ऐसे ही 9 कम 9 0 घट जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 8 1 कम 8 में से 0 -8 और ये सामने माइनस लगा है तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 दूना 14 5 यहीं 15, 14 में से 15 घटोगे तो -1 आएगा, यहाँ 7 1 कम 7 में से 0 तो 7 आएगा, लेकिन सामने माइनस लगा है तो -7 हो जाएगा। और ऐसे 5 1 कम 5 में से 0 घटेगा तो कुल मिलाकर आएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर आप पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, ध्यान दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम B से दिखा दें। तो B से हम दिखा देंगे तो पहले A11 लिखा जाएगा, A11 कितना आएगा 17, A12 लिखा जाएगा 0 आएगा, A13 लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट 0 आएगा, A21 यहाँ पर 6 आया है, A22 हमारे पास 9 आया है और A23 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ -8 आई है। उसके बाद A31 की वैल्यू -1 आई है और A32 की वैल्यू -7 आई है और उसके बाद A33 की वैल्यू 5 आई। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आप उसको सही कर लेंगे। ये आपको फैक्टर्स में हमें क्या चाहिए, ज्वाइंट को निकला तरीका, यही जो मैट्रिक्स मिला हुआ है इसी का डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो उस सिचुएशन में हमें एडजॉइंट मिल जाएगा 17 0 0 6 9 -8 -1 7 और 5। आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स क्या मिल गया, इसका एडजॉइंट मिल गया। तो मैंने 3/3 मैट्रिक्स जो होता है उसका भी एडजॉइंट फाइंड करके यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखा दिया। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। अगर हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा तो उस सिचुएशन में हम लोग सहखंडज आव्यूह अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करेंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं और एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों को यहां पर बताता हूं। ध्यान से टॉपिक को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में भी आ रही होंगी और अच्छे से आप इसको नोट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उनको आप सभी लोग नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। जैसे इसमें डियर स्टूडेंट्स लिखा है, आप लिख लेंगे सहखंडज आव्यूह के गुण, सहखंडज आव्यूह के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। तो आप यहां लीजिएगा, यदि A n क्रम मतलब ऑर्डर का क्रम का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है तो क्या ध्यान रखना है, नोट करिएगा। पहला पॉइंट आपको डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल हमेशा I के आएगा। मतलब किसी वर्ग आव्यूह को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराइए या एडजॉइंट को उसके मतलब ऑर्डर बदल करके मल्टीप्लाई कराइए, दोनों केस में उनका मल्टीप्लिकेशन I के बराबर होगा। I का मतलब आपको पता होगा, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम तत्समक आव्यूह के नाम से जानते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोग डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एडजॉइंट AB, ठीक है, इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। इस चीज़ को आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स हैं अर्थात दो अलग अलग वर्ग आव्यूह हैं
तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एडजॉइंट फाइंड करें, या एडजॉइंट फाइंड करके उनके ऑर्डर को बदल करके मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। समझ में आ रही बात ना। ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का, तो ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया, उनको मल्टीप्लाई करके तब उनका एडजॉइंट फाइंड किया, या दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकाल के उनके ऑर्डर को बदल करके हम मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केस में जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, सेम होती है। ये आप सभी लोगों को यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बिहाफ पर हमारे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा, ये लॉजिक पता होगा, तो आप सभी लोग आसानी से इसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ टास्क के फॉर्म में, उन क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताना है कि आप उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट फाइंड करके मुझे आंसर बताएंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, आइए धीरे धीरे करके टॉपिक को हम आगे की तरफ लेकर के चल रहे हैं और आई होप आप सभी लोगों को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से एडजॉइंट को समझा पाया होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, A = 5 7 9 8। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए इफ A = इतना, देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एडजॉइंट A। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन है इफ A = 1 2 1 1 5 0 7 1 9 ऐसा दिया है, देन इसमें भी वही है फाइंड एडजॉइंट A। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें अच्छा लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि आप सभी लोग, देखिए जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। तो मेरा पढ़ाया, मेरा समझाया क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सार्थक हो जाएगा। क्योंकि देखिए टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो जान लीजिए मेरे लिए सब कुछ है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर जान लीजिए मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझा दूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग व्युत्क्रम या आप कह सकते हैं प्रतिलोम या आप कह सकते हैं इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है और इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जो आपके एग्जाम में हर बार जरूर पूछा जाता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। हर एक लेक्चर में मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा। मींस हर एक लेक्चर में आप कंसेप्ट भी सीखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे और कुछ टास्क भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी हेल्प से आप सभी लोग अपना स्वतः मूल्यांकन भी कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ सर्च करना है DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट PDF है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप सभी लोगों को वहाँ से हम तत्काल आप लोगों को प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट आप सभी लोगों को वहाँ पर सूचित करते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रूल्स, सारे कंसेप्ट, जॉब से रिलेटेड अपडेट, सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ से नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लो। हमारे जो डियर स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर मैंने क्लास को फिर से स्टार्ट करी है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, और आप सभी लोगों का पूरा सहयोग रहेगा तो अब आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी और आप सभी लोगों का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ाने का, समझाने का और कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूँगा। बाकी अगर आपका कोई
डाउट है, आपकी कोई एडवाइस है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।